बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान गिलज़ई। आज 10 जनवरी है और दिन है हफ्ते का। आज की इम्पॉर्टेंट ख़बरें आपके सामने शेयर करेंगे। आज भी इम्पॉर्टेंट दिन है। बहुत सी एक्टिविटीज़ कराची, हैदराबाद, लाहौर, पेशावर, इन तीनों चारों शहरों में आज बड़ी एक्टिविटीज़ हुई हैं। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि महमूद खान अचकज़ई जो दौरे लाहौर में उन्होंने नवाज़ शरीफ को जो पैगाम दिया था, उस पर नवाज़ शरीफ का जवाब आ चुका है। वो जवाब क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ मोहम्मद मालिक साहब ने जो खबर दी है कि हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बता दिया गया है कि आपके पास सिर्फ 5 से 6 माह हैं, आप परफॉर्म करें, हमें 2500 अरब रुपए चाहिए, करप्शन के लिए पैसे नहीं है, परफॉर्म करें या घर जाएं। इसके पीछे कहानी क्या है वो भी तफसील से आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी हैं, उनका जो दौरा कराची, दौरा सिंध, बेसिकली आज वो दूसरे मरहले में दूसरे दिन हैदराबाद गए हैं। और जैसे ही वो सुपर हाईवे से निकले, मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने जगह जगह उनका इस्तकबाल किया। और वो GM सिंध, GM सैयद की जो पार्टी है, उनके साहबजादे ने उनको वेलकम किया। वहाँ पे एक बड़ा इवेंट हुआ, जामशोरों में इवेंट हुआ। अब हैदराबाद में इस वक्त वो मौजूद हैं, जहाँ पे वो मुख्तलिफ जगहों पर खिताब भी उन्होंने करना है और साथ साथ स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में उन्होंने रिलीज़ भी निकालनी है। तो सिंध में जिस तरह का रिस्पांस कराची में था, उसी तरह का रिस्पांस जो है वो हैदराबाद में है। और सिंध की जो शहरी आबादी है, उसके अंदर PTI ऑलरेडी एक बड़ा वोट बैंक रखती है, बड़ी ताकत रखती है। और ख़ास तौर पे हैदराबाद और कराची जो पख्तून आबादी का बड़ा हिस्सा वहाँ पे है, तो वो उनकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा, इसके अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को जो प्रोटोकॉल दिया गया और बाकायदा उनको वेलकम किया गया, ये तो नहीं हो सकता। ये कैसे मुमकिन हुआ है? क्योंकि ओवरऑल देखा जाए इस हाइब्रिड रजीम में तो जो सियासी जमातें हैं उनका किरदार तो इतना नहीं है। तो क्या पीपल्स पार्टी ने अपने तौर पर ये सारा फैसला किया है, या इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से हुआ है, या उनकी इजाज़त से हुआ है? दोनों सूरतों में जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि आपको पता है कि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की एक बराए नाम हुकूमत है। पीपल्स पार्टी के जो वहाँ पे वज़ीर दाखिला, सॉरी, वज़ीर आला हैं सरफराज भुगटी, जो निगरान दौर में वज़ीर दाखिला भी थे, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और वहाँ पे वो वज़ीर आला बने। लेकिन उनके जो पीपल्स पार्टी के असल MPs हैं उनके साथ इख्तलाफात, और फिर उनके आसिफ जरदारी के साथ इख्तलाफात हुए। और आसिफ जरदारी उनसे खुश नहीं है। फिर बाकायदा ख़बरें भी चलवाई गई। मैंने तकरीबन कोई नवंबर में ये खबर दी थी कि वो उनको मनाने के लिए दुबई भी गए थे, लेकिन आसिफ जरदारी ने उनसे मुलाकात से इनकार कर दिया था। और आसिफ जरदारी ने कहा था कि इनको हटा के नया वज़ीर आला बलूचिस्तान में लगाया जाए। लेकिन जो रजीम है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने आसिफ जरदारी के ये मुतालबा नहीं माना और सरफराज भुगटी को कहा कि आप बतौर वज़ीर आला अपना काम जारी रखें। और इस बात के ऊपर जो है वो आसिफ जरदारी बाकायदा तौर पर नाराज़ हैं। और इसी नाराज़गी का इजहार जो है वो और दूसरी तरफ भी है, जो सरफराज भुगटी हैं, उन्होंने भी जब नहीं माने जरदारी साहब, तो उन्होंने फिर ऊपर बात की और अपनी वज़ारत आला तो उन्होंने बचा ली है। और पहले 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो कोयटा गए थे। और वहाँ पे उन्होंने जो N25 एक शाहराह है कराची से चमन बॉर्डर तक, उसका इफ्तिताह पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने करना था, लेकिन वो भी उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से करवा दिया। और जरदारी साहब जो है वो इस पर खासे नाराज़ हैं। अच्छा, जो सईद गनी है, उन्होंने जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्तकबाल किया है, सईद गनी भी जो है वो कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। कुछ अर्सा पहले उनके भाई को जिस तरह से उठाया गया था, मारा पीटा गया था, तो सईद गनी को जरदारी साहब ने जो है वो भिजवाया सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल करने के लिए। और इस बात पे जो है वो बड़ी ये बात जो है वो नागवार गुजरी है। तो पीपल्स पार्टी की नाराज़गी अपनी जगह, और ज़ाहिर जरदारी एक सियासतदान है, उन्होंने अपने तरीके से इस सारे मामले को देखा है। और ये पीपल्स पार्टी का प्योर अपना फ़ैसला था, इसमें यानी इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी या ख्वाहिश शामिल नहीं थी। जो उन्होंने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को प्रोटोकॉल दिया है, और दोनों जमातों के दरमियान एक कुर्बत भी बढ़ी है, उसको बहुत ज़्यादा वेलकम भी किया गया, PTI ने अप्रिशिएट भी किया। सईद गनी जो है उनके जो जो उन्होंने ट्वीट किया, जिसके अंदर उन्होंने वीडियो शेयर की कि वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्तकबाल कर रहे हैं, वो अब तक 6 लाख लोग जो है उस ट्वीट को देख चुके हैं, यानी उसके 6 लाख व्यूज़ हैं। इससे पहले उनके पिछले अब सारे उनकी टाइमलाइन पे जाके उनके ट्वीट्स देखें तो किसी पे 1000, किसी पे 500 व्यूज़ हैं, किसी पे 700 व्यूज़ हैं, किसी पे 1500 व्यूज़ हैं। लेकिन ये उनका ट्वीट इतना ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्स किए, कुछ 2000 से ज़्यादा लोग जो है वो कमेंट्स कर चुके थे और सब ने उसको अप्रिशिएट ही किया। तो ये और नून लीग के हवाले से ज़ाहिर है लोगों ने लान तान भी की। इसकी एक वजह यह है कि वैसे तो पीपल्स पार्टी जो है
वो इस हाइब्रिड रजीम या ये जो आमरीत का दौर है, इसमें 3 साल से तो मुकम्मल सहूलतकारी करती रही है, वो अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने जो ये जमहूरी रिवायत और जमहूरी अमल को ज़िंदा किया है, तो इस बारे में यही कहा जाता है कि जब कोई जमहूरी अमल या जमहूरियत ज़िंदा होती है तो आमरीत की मौत वाक़ होती है। तो ये उन्होंने एक ऐसा अमल किया है जिससे आमरीत या आमरीत ज़्यादा जो सोच है उसको ये शिकस्त हुई है। और ये एक मस्बत अमल है इस हवाले से कि सियासी जमातें जो हैं वो अगर इख्तियार अपने हाथ में ले लें तो इस तरह जो है को एग्जिस्टेंस हो सकती है। लेकिन बहरहाल ये उनकी अपनी नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन अभी भी उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो ख़ुद से कोई फ़ैसले इस तरह कर सकें कि वो इस रजीम से अपने आप को लाताल्लुक़ करें, क्योंकि अगर करते हैं तो फिर उनके बहुत से ऐसे करप्शन केसेस हैं जो रजीम चेंज के बाद नैब तरमीम के ज़रिए ख़त्म करा दिए गए थे, वो दोबारा खुल भी सकते हैं। तो इस वजह से उनकी मजबूरी है कि उनको इनके साथ चलना है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह का जेस्चर जो है ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉब्लम ज़रूर है। बहरहाल ये तो कराची की बातें हैं। ज़रा लाहौर की बात करते हैं। लाहौर में महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास आज तीसरा दिन है। आज वो मीनार पाकिस्तान पर गए हैं और वहाँ पे उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। वही रुकावटें, वही पाबंदियाँ, गाड़ियाँ पकड़ना, लोगों को रोकना, कारकुनान को जाने ना देना। लेकिन उस सब के बावजूद ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की लीडरशिप है, ये जो है वो हर जगह पहुँचते हैं और अपनी बात भी करते हैं। आज उन्होंने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। एक अमार अली जान की जो जमात है वो अपनी जमात समेत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान में शामिल हुए हैं। एक बड़ी मौसर तवाना आवाज़ है, पढ़े लिखे आदमी हैं और वो भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के इस काफ़िले का हिस्सा बन चुके हैं। और वहाँ पे उन्होंने ज़ाहिर है महमूद खान अचकज़ई ने भी गुफ्तगू की, अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने भी की। आज मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी लाहौर पहुँचे हुए हैं, वो भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के एक अहम रहनुमा हैं। और असल जो बात है वो ये है कि जब महमूद खान अचकज़ई लाहौर गए तो उन्होंने वहाँ पे ये कहा कि हम जो लाहौर वाले वोट को इज़्ज़त दो की बात करते थे, हम उनको उनकी बात याद करवाने आए हैं। और नवाज़ शरीफ को उन्होंने कहा कि आपसे माजी में ये जो गलतियाँ हुई हैं, जिस तरह आपने 26वीं 27वीं तरमीम की और जो पिछले 3 सालों में आप, और जो ख़ास तौर पे 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी किया, तो इसमें उन्होंने कहा कि अगर आपसे गलती हुई है, लेकिन अगर आपको अपनी गलती मानते हैं तो आप हमारे साथ चलें और हम इस जमहूरियत का जो रिवाइवल है या बहाली है उसमें हम मिलकर अपना किरदार अदा करें। तो उसके ऊपर जो है वो नवाज़ शरीफ का जवाब आया है। नवाज़ शरीफ का जवाब किस तरह आया है कि परवेज़ रशीद साहब जो नवाज़ शरीफ के बहुत ही ख़ास आदमी हैं, उन्होंने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया और ये कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ के मोहतरम कायदीन की जमहूरियत के नाम पर नून लीग के कायद को सदाएँ कारगर होती अगर वो फस्तायत के वकील बनकर लाहौर तशरीफ़ ना लाते। लाहौर के जमहूरी मिजाज ने उनकी फस्ताई रवैयों को भुगता भी और निपटाया भी। ये हमें आवाज़ें देने के बजाय जिनाह हाउस जाएँ और कायद हज़म से माफ़ी मांगें। लेकिन आगे जो उनका बड़ा एक खामोश पैगाम है वो ये है, उन्होंने लिखा कि जिस लाहौर ने बदतरीन फस्तायत के गहरे ज़ख्म सहे हों, ये लाहौर से उन्होंने तशबीह दी है नवाज़ शरीफ को बेसिकली। और उसमें उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ ने सहे हैं बेसिकली। जिस लाहौर ने बदतरीन फस्तायत के गहरे ज़ख्म सहे हों, उसे जमहूरियत का झांसा देकर फस्ताई कुव्वतों के लिए हिमायत हासिल नहीं की जा सकती। लाहौर खामोश है और खामोश ही रहेगा। यानी नवाज़ शरीफ खामोश हैं और खामोश ही रहेंगे। ये जवाब परवेज़ रशीद साहब के ज़रिए महमूद अचकज़ई को दे दिया गया है। असल में मुस्लिम लीग नून को या नवाज़ शरीफ को मसला ये है, वो कहते हैं कि महमूद अचकज़ई के साथ तो हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, लेकिन महमूद अचकज़ई जो है वो इमरान खान के इस वक्त खिलाड़ी बने हुए हैं और वो इमरान खान के लिए ही रिलीफ लेना चाहते हैं। तो हम ये देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो वो समझते हैं कि उनके साथ बहुत जुल्म हुआ था और वो इंतकाम अभी भी वो लेना चाहते हैं और इसी वजह से वो कहते हैं कि हम खामोश हैं। ठीक है, जो हो रहा है हम खामोश ही रहेंगे। ये नवाज़ शरीफ की तरफ से पैगाम आ गया है। लेकिन महमूद खान अचकज़ई ने इसके ऊपर ये कहा है कि जाती उम्रा मेरा घर है, तारीख़ जाती उम्रा के मेरे दोस्त यानी नवाज़ शरीफ को इसलिए माफ़ करेगी कि बावजूद इसके कि वो जिस तरीके से सियासत में आया, लेकिन वो एक मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से वो समझ गया कि ये रवैया पाकिस्तान को डुबो रहा है, लिहाजा ऐसा रास्ता देना चाहिए जिसमें आइन हो लेकिन उसको उस बात की सज़ा दी जा रही है। वो अभी भी नवाज़ शरीफ के हवाले से पॉजिटिव हैं और वो समझते हैं कि वो इस तरह की बातें करके शायद उनको मना लेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है वो नवाज़ शरीफ मानने को तैयार नहीं है और उस वक्त तक मानने को तैयार नहीं है जब तक जो है वो उनको शायद ये जो कहा जा रहा है, हम डिस्कस करते हैं इस मामले को, क्योंकि मोहम्मद मालिक साहब हों, नजम सेठी हों, तलत हुसैन हों, सुहेल वड़ाइच हों, अंसार अब्बासी हों, ये जो भी इस्टेब्लिशमेंट के प्लान्स होते हैं उनको पहले रिवील कर देते हैं, बता देते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, कुछ डराने के लिए भी चीज़ें करते हैं। यानी 27वीं तरमीम से पहले मोहम्मद मालिक साहब ने ख़बर दी कि जी पिछले
3 सालों में पता नहीं कितने हज़ार अरब रुपए की करप्शन हुई है और लिस्टें बन चुकी हैं, बहुत से सियासतदानों के उसमें नाम है। और फिर वो और उसने कहा जी ये 500 अरब रुपए जो है वो फौरी रिकवर भी किए जाएंगे। लेकिन फिर 27वीं तरमीम हो गई जब कामयाबी से, तो फिर वो बातें जो हैं वो रुक गई और वो सिर्फ डराने के लिए जो है इस तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन 2 रोज़ पहले उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये बात की और उनके साथ मोहसिन बेग भी बैठे हुए थे। मोहसिन बेग भी बहुत ही क्रीपी समझे जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, और वो भी इस तरह के पैगामात देते रहते हैं। वो कुछ दिन से मईशत के ऊपर बात कर रहे हैं कि जी मुल्क चल नहीं रहा और वज़ीर ख़ज़ाना को उसका ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। मोहम्मद मालिक साहब ने जो बात की है, उन्होंने कहा कि जी हुकूमत को बता दिया गया है कि आपके पास 6 महीने हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत के ताल्लुकात ठीक नहीं है, और ये ताल्लुकात इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि कारकर्दगी ठीक नहीं है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि इसमें इम्कान है कि अगर हुकूमत परफॉर्म नहीं करती तो फिर कोई नया सेटअप भी जो है वो लाया जा सकता है। वैसे भी ये बातें हो रही हैं कि बजट जो आएगा 2026 का, उसके बाद से जो है हो सकता है कि कोई तब्दीलियाँ वफाकी हुकूमत की सतह पर की जाएँ, और इसमें वज़ीर ख़ज़ाना की तब्दीली के साथ साथ वज़ीर आज़म की तब्दीली का मामला भी है। और ये वही वंडर बॉय जिसका सुहेल वड़ाइच ने जिक्र किया, फिर बाद में अंसार अब्बासी ने कहा जी ऐसी कोई सोच नहीं सोची जा रही कि इस्टेब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ से बेहतर वज़ीर आज़म मिल ही नहीं सकता। और ये बात हकीकत भी है कि शहबाज शरीफ जैसा ताबेदार वज़ीर आज़म तो नहीं मिल सकता। लेकिन अब ये जो कहानियाँ सारी सुनाई जा रही हैं कि जी हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही, तो ये आज इनको पता चला है कि ये हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही है, कर नहीं सकती। ये तो वही लोग थे जिनके खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट ने पूरे पाकिस्तान को ये बताया कि ये नाअहल भी हैं और ये करप्ट भी हैं। और जब ये लोगों को पता चल गया, लोग इस बात पे कन्विंस हो गए, तो बाद में नहीं इस्टेब्लिशमेंट को ख्याल आया नहीं ये तो बहुत अच्छे हैं, उनको दोबारा लाया जाए। और दोबारा लाने के बाद उनको फिर दोबारा मौका दिया गया, और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जी इनसे तो चल ही नहीं रहा और ये तो अब हमें तब्दील करना पड़ेगा। तो कौन ज़िम्मेदार है? मईशत नहीं चल रही तो वज़ीर ख़ज़ाना कौन है? वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ताल्लुक नून लीग से तो नहीं है। जो की पोजीशंस हैं, वज़ीर दाखिला हो, वज़ीर ख़ज़ाना हो, ये सारे टेक्नोक्रेट्स हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि जी टेक्नोक्रेट्स का कोई सेटअप लाया जाएगा और शायद वो चला लेंगे। लेकिन असल जो बात है वो मानने को तैयार नहीं है कि लोगों की मर्ज़ी के बगैर जिस तरह का सेटअप भी ले आए, कानून की हुक्मरानी के बगैर, अदालतों को जिस तरह से बंद कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, उसके बगैर तो नहीं चल सकता। लेकिन वो चाहते हैं नहीं, हम डंडे के ज़ोर पे, ताकत के ज़ोर पे, ज़ोर ज़बरदस्ती ये मुल्क चलाना चाहते हैं, और अभी तक तो उनसे नहीं चल पाया। और अब ये कहा जा रहा है कि जी 5 महीने में हुकूमत क्या कर लेगी। तो ये एक बदकिस्मती है कि जो असल इशू है, जो असल वजह है, जो रूट कॉज है, उसको देखने के बजाय ऊपर ऊपर से अब और अच्छी बात जो होती है वो उसका क्रेडिट ले लिया जाता है, और जो गलत चीज़ होती है, बुरी बात होती है, उसका जो है वो कहते हैं जी ये तो सियासतदानों ने किया है। और इस टाइम जो हुकूमत नहीं चल रही, वैसे रोज़ कहा जाता है कि जी पाकिस्तान ऊंची उड़ान भर रहा है, तो पता नहीं कहाँ से भर रहा है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जी हुकूमत चल नहीं रही और इसको 5 से 6 महीने के अंदर अगर इन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो इनको फारिग कर दिया जाएगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट मामला है नाज़रीन, जिसके ऊपर बात करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद में पिछले 4-5 रोज़ से मुसलसल जो मीडिया है, जो एंकर्स हैं, सोशल मीडिया है, वो शोर मचा रहे हैं। और इस वजह से कि इस्लामाबाद में हज़ारों दरख्त काट दिए गए हैं, और CDA जो है वो तरक्याती मनसूबों के नाम पर इस्लामाबाद को ऑलमोस्ट उन्होंने गंजा कर दिया है। यानी ग्रीनरी जो इस्लामाबाद की पहचान थी उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो उस पर मीडिया भी, सोशल मीडिया भी, एंकर्स भी सरापा एहतजाज हैं। लेकिन उसके बावजूद जो चेयरमैन CDA हैं उनके कान पे जूं नहीं रिंगती, और उसकी वजह यह है कि वो मोहसिन नकवी के मंजूर नज़र हैं, और मोहसिन नकवी किसके मंजूर नज़र हैं ये आपको बेहतर पता है। तो वो इस तरक्याती यानी इस्लामाबाद को कंक्रीट का जंगल बनाने के लिए, और जो एक और मामला है जो एजाज सईद साहब ने भी खबर दी कि जो इस्लामाबाद के कुरी रोड पर जो DHA है, DHA ऑलरेडी बन ही रहा था, लोगों को वहाँ से बेदखल किया गया जिनकी ज़मीनें थी, लेकिन अब NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की ज़मीन के ऊपर भी कब्जा करके वहाँ से भी दरख्त काटे गए हैं। और एजाज सईद ने ये खबर दी है, तो उसके खिलाफ जो है वो बेनामी सोशल मीडिया अकाउंट से बहुत ही ज़्यादा जो है वो ट्वीट्स होना शुरू हो गए। लेकिन मैं आपको सामने कुछ थोड़े से इदाद शुमार रखता हूँ इस हवाले से। ये जो दरख्तों की कटाई का मामला है, ये ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के मुताबिक 2001 से 2024 के दौरान वफाकी दारुल-हुकूमत में लगभग 35 एकड़ रकबे के मुसावी जंगलात का खात्मा हो चुका है। इस्लामाबाद का 35 एकड़ रकबे पर जो जंगलात थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं, ये ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच कह रहा है। खबरों के मुताबिक शहरी इंतज़ामिया की जानिब से हालिया दिनों में 29,000 से ज़ायद दरख्त काटे जा चुके हैं। हालिया दिनों में 29,000 से ज़ायद दरख्त इस्लामाबाद से काटे जा चुके हैं। इंतज़ामिया का मौक़िफ़ ये है कि ये दरख्त फ़िज़ा में पोलन फैलाकर एलर्जी और सांस की बीमारियों का सबब बन रहे थे, और इनकी जगह नए पौधे लगाए जा रहे हैं, मगर ये जवाज़ हक़ाइक़ से मुतसादिम है। अव्वल तो काटे जाने वाले दरख्तों में जंगली शहतूत के अलावा दीगर दरख्त भी शामिल हैं,
और ख़ज़ां और कहरे के मौसम में शजरकारी का भी कोई जवाज़ नहीं है। और इसके अलावा नए पौधों जिनमें अक्सर नुमाइशी पौधे हैं, ये माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के काबिल बनने में इनको 10 से 15 साल का अरसा दरकार होगा, और इससे जो नुकसान होगा वो फ़ौरी होगा और गैर मामूली होगा। यानी ये जुल्म जो है, वैसे तो यहाँ पे लोगों को भी मार रहे हैं, लोगों को भी काट रहे हैं, उससे तो किसी की जान कान पे जूं नहीं रेंगती। लेकिन कुछ एंकर्स को इस बात पे मसला ज़रूर है कि दरख्त काटे जा रहे हैं, और वो इस वजह से मसला है कि दरख्त ऑक्सीजन फ़राहम करते हैं और आप आने वाली नस्लों की ऑक्सीजन काट रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि आपने इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबे बनाने हैं और उन तरक्याती मंसूबों में बहुत से पैसे कमाने हैं। तो ये असल वजह है जिसकी वजह से ये अपने वक्ती फ़ायदे के लिए आने वाली नस्लों को नुकसान कर रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन इनको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये ऊपर से हुक्म है, और जब ऊपर से हुक्म हो तो नीचे आप जितना मर्ज़ी शोर करते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अल्लाह करे इनको अकल आए और ये इस तरह के फ़ैसले ना करें, और अल्लाह पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब बनाए और महफूज बनाए, जहाँ पे कानून की हुक्मरानी हो, लोग खुशहाल हों, इंसानी हकूक़ का एहतराम हो। बहरहाल ये कुछ आज की चीज़ें थी। मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो आपसे शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।